नमस्कार, मैं मनोज सर, आपका अपना YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम सीटेट के कुछ पूर्व की परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज का सेशन हमारा प्रीवियस पेपर को लेके होगा। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनमें जो प्रश्न आए हुए थे सीडीपी के, खासकर हम उसी पे चर्चा करेंगे और हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि हमारी तैयारी कैसी, मीन्स आप सब अपनी तैयारी के बारे में जान सकते हैं। इस जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट हैं, हम इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। यानी ये टॉपिक देखिए, दरअसल इसके पहले की परीक्षाओं में जो एक प्रश्न, इस तरह के प्रश्न जो मिले हैं या हमने जो सीटेट एग्जाम में जो प्रश्न देखे हैं, उसे यहां करवाने का मतलब सिर्फ एक है कि हम अपने बारे में जान सकें, हमारी तैयारी कैसी है हम उसको जान सकें और हम एक समय सीमा, एक टाइम बाउंडेशन को भी समझ सकें, जान सकें। इसलिए प्रायः जो है हम इस तरह के एक आध दो चार छह ऐसे प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर जरूर देंगे आपको, जिससे आपको आपकी यथास्थिति के बारे में जानकारी हो जाए। तो चलिए, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास, कम समय है, कम समय में पूरी तरह से हमें लग जाना है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो पहला प्रश्न है हमारा, यानी बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, ये प्रश्न है। प्रश्न को आप एक चीज जानिए, किस प्रश्न को बहुत ही केयरफुली पढ़िए। सीटेट जब तक आप केयरफुली नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपका प्रेजेंट एंड माइंड ये आपका साथ नहीं देगा, आपके साथ नहीं रहेगा, तब तक आप सीटेट का प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते। अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका साथ दिया तो सीटेट का प्रश्न सॉल्व करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, समझ जाइए। बस आवश्यकता है आप प्रेजेंट ऑफ माइंड को अपने पास कंसल्ट कीजिए, रखिए। प्रश्न को हम बड़े केयरफुली पढ़ते हैं कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, पहला कहता है कि यदि, देखिए ठीक, ये पहला कहता है यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। पहला ऑप्शन। यानी अब क्या बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है तो हम किस पर ज्यादा सत्यता व्यक्त करेंगे। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ठीक, दूसरा क्या कहता है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ठीक, ये दूसरा कहता है। तीसरा कहता है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला हो। ठीक, दूसरा कहता है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। अब देखिए, ये दरअसल कहता क्या है। इसका जो ऑप्शन है वह प्रश्न के अनुसार है। हम जब प्रश्न सॉल्व करते हैं तो दो चीजें ध्यान देते हैं। देखिए, चीजें तो कई हैं, हम कई चीजों को ध्यान में रखते हैं। उसके लिए हम एक स्पेशली वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि सीटेट का प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। और 100% मैं बता दूं, अगर
ये मेथड आप अपना लिए तो बड़ी जल्दी आप बहुत ही अच्छे तरीके से सफल हो जाएंगे। मैं जल्दी आपको वीडियो दूंगा। फिलहाल यहां मैं एक छोटा सा प्रश्न सॉल्व करते समय एक तरीका बता दे रहा हूं कि यहां पूछा क्या है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक, पहले तो प्रश्न हमने लास्ट तक पढ़ा, ठीक, फिर ये कहता कि कौन सा कथन सत्य है, इस पर हमको ध्यान देना। तो भैया सत्य पूछ रहा है तो सत्य तो एक ही होगा, यानी इन चारों विकल्पों में से सत्य तो केवल एक विकल्प होगा। तो सबसे पहले हम असत्य को छांट लें, आसान हो जाएगा सिस्टम हमारा। यानी सत्य को छांटने से अच्छा है कि हम असत्य को छांट लें, गलत को छांट लें, जो नहीं हो सकता हम उसको छांट लें। ठीक, अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा सिस्टम। देखिए ये कहता है कि त्रुटियां अगर कोई बच्चा करता है तो उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों को की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ठीक, दूसरा कहता है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पर पूरा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये असत्य है। ठीक, दूसरा क्या कहता है, प्रत्येक, यानी सी ऑप्शन क्या कहता है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। भाई कोई तर्कहीन बातें हैं, ये भी असत्य है। ठीक, तीसरा क्या कहता है, डी, यानी स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, यानी ये भी गलत है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले असत्य चीजों को छांटा। जब असत्य चीजों को छांट लिया तो हमें अपने आप सत्य चीजें मिल गई। ठीक, यानी हमें अपने आप सत्य चीजें मिल गई। हमने ठीक जो पूछा उसके विपरीत चल गए, जो भी प्रश्न किया है हम ठीक उसके विपरीत चलते हैं, अपोजिट चलते हैं और उल्टे क्रम में आके हम उसका आंसर निकालते हैं। तो हमने निकाल लिया, ठीक है, गलत चीजों को हमने निकाल लिया पहले, तो जो सही चीजें बची वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इस तरह से हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है। देखिए अगर हमें नर्सरी बच्चों को पढ़ाना है, नर्सरी कक्षा की शुरुआत करना है, तो इसके लिए हमारे पास थीम्स कौन सी होनी चाहिए, विषय वस्तु कौन सी होनी चाहिए। पहला क्या कहता है, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। ठीक, दूसरा क्या कहता है, मेरा परिवार। तीसरा क्या कहता है, मेरा प्रिय मित्र। और चौथा क्या कहता है, मेरा पड़ोस। ठीक है, यानी अगर नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत करनी है आपको, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मेरा विद्यालय नहीं। क्यों नहीं मेरा विद्यालय जरूरी है भाई, वो तो बाद की बात है, बच्चा विद्यालय में जब जाएगा तब न। या विद्यालय, मेरा विद्यालय थीम होना चाहिए, ये भी नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि विद्यालय की प्रक्रिया देर से शुरू होती है, अभी उसको विद्यालय के बारे में कोई जानकारी। ठीक है, मेरा परिवार, हाँ मेरा परिवार हो सकता है, क्योंकि परिवार के बारे में बच्चे के को पूर्व की जानकारी है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि अगला क्या कहता है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय मित्र, ये भी सेकेंडरी स्टेप है, मेरा प्रिय मित्र। ठीक, मेरा पड़ोस, ये भी आपका नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सही क्या होगा, मेरा परिवार। आपने देखा, यानी हमें हमेशा करना यही है। ठीक है, हमें हमेशा यही करना है कि हम सबसे पहले सही पूछा है तो गलत को खोज लें। अगर हमें समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होगा, हम आसानी से उत्तर का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को होना चाहिए, करना चाहिए क्या, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला कहता है कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए
सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। कह रहा है कि विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या कहता है, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनाना चाहिए उसको। चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। फिर आप चाहें तो आप उसी मेथड को अपना सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करें, हम सबसे पहले सही चीजों का गलत चीजों का चयन कर दें, सही को छोड़ दें। ठीक है। यह कहता है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक, इसको ले सकते हैं हम कुछ समय के लिए, लेकिन इसके पहले और भी हम विकल्प देख लें। और विकल्प क्या कहता है, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो भैया ये तो बिल्कुल नहीं है। हमें छोटे बच्चों को अभी समाज और समूह बनाने की अनुमति हम क्यों दें, उसको संगठित करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं। ठीक है। जिसे कहता है सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनाना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन कराना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब किससे है, विभेद नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक के नाते अगर पॉजिटिव वातावरण हमें निर्मित करना है तो किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं करना होगा। यह हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो, एक सेकंड, हाँ ठीक है, एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा और वाज अनक्लियर और न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। देखिए बड़ी बारीकी से प्रश्न दिया हुआ है। यानी कोई बच्चा है जो सौ, यानी ये यस ए डब्ल्यू और डब्ल्यू ए एस, ठीक, इस तरह के प्रश्न बहुत मिलते हैं। एक चीज है ये, दूसरा न्यूक्लियर एन यू सी एल ई ए आर, न्यूक्लियर और अनक्लियर एन ई सी एल ई ए आर, इन दोनों में किसी भी प्रकार का वो डिफरेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। इसका मतलब उसे कौन सा विकार है, मैंने पढ़ाया है टॉपिक आपको, कौन सा विकार है, यानी जो अधिगम अक्षमता की बात है, जो अधिगम अक्षमता के टॉपिक हैं, आप उसमें बिल्कुल देख सकते हैं ये प्रश्न, या इस तरह के प्रश्न के संबंध में जो भी चीजें हैं वह मिलेंगे। डिसलेक्सिया है शब्द, जबलिंग विकार है, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, और एक ऑप्शन डिसलेक्सिया, चौथा। ठीक है। चलिए ठीक है, हमें जो मेन चीजें हैं वो सही है हमारी। ठीक, देखिए सा को वाज पढ़ लेता है, वाज को सा पढ़ ले, न्यूक्लियर को अनक्लियर कर दे, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ ले। यानी अगर उसे इस तरह से अंतर करने में समस्या हो रही है तो इसका मतलब क्या है, डिसलेक्सिया शब्द, जबलिंग, डिसलेक्सीमिया और डिसमोर्फिया। तो आपको पता है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से। ठीक है, पठन विकार से संबंधित है क्या, डिसलेक्सिया। ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहां सीधे सीधे कह रहा है कि बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पाता, यानी शब्दों को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो इसका मतलब है जब कठिनाई का अनुभव कर रहा है तो वो
डिसलेक्सिया से ग्रसित है। हम जो ऑप्शन दिया हुआ उसके अर्थ को निकाल लें, ठीक है, तो हमें आसानी से मिल जाएगा कि अगर वो शा को वाज पढ़ ले रहा है, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ ले रहा है, तो इसका मतलब है उसे पठन संबंधी विकार देखा जा रहा है। तो पठन संबंधी विकार का मतलब होता है बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ठीक, छठा प्लस पांचवा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या मौलिक होती है, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। और चौथा क्या कहता है? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। ठीक है, यानी ये कहता क्या है? ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो समस्या समाधान उपागम में विशेष रूप से चिन्हित है। समस्या मौलिक होती है? नहीं। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है? ये भी नहीं है भाई, सही उत्तर प्राप्त करने का केवल एक ही उपागम है, ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, ये भी गलत है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, भाई ये भी गलत है। एक सिद्धांत या प्रकरण पर कैसे समस्या आधारित होगी? समस्या तो अनेकों प्रकरण पर आधारित हो सकती है, अनेकों सिद्धांतों पर आधारित हो सकती है, इसका मतलब वो भी गलत है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, ये आपका राइट आंसर होगा। संकेत अंतर्निहित रूप से जरूर दिया होता है। ठीक है, जिसके आधार पर प्राय हम ये समझते हैं कि ये जो है आपका समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह या संकेत है। ठीक है, तो हम जब उत्तर देते हैं तो आसान हमारे लिए यही होता है कि हम उसे प्राय अपोजिट चलें, हम नकारात्मक दृष्टि से सोचें। जो चीजें नहीं है पहले उसको ढूंढ लें, जब उसको हम ढूंढ लेंगे तो आसानी से उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होता है भैया? कौन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी? ठीक है, शिक्षकों से स्वतंत्र होता है। दूसरा, स्वभाव में अंतर्मुखी होता है। तीसरा, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाता। चौथा, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होता है। यानी प्रतिभाशाली बालक होता कौन है? प्रतिभाशाली बालक कौन होता है? देखिए, प्रतिभाशाली बालक यानी अब फिर आप वही नियम लगा लीजिए, जो चीजें नहीं है पहले उसको निकाल दीजिए। ठीक है, शिक्षकों से स्वतंत्र होता है, भाई ऐसा कैसे संभव है? यह भी नहीं हो सकता। स्वभाव में अंतर्मुखी होता है, नहीं, प्रतिभाशाली स्वभाव में अंतर्मुखी क्यों होगा? ठीक, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह सकता, ऐसा नहीं भाई, सुपीरियर है, प्रतिभाशाली है तो वो अपनी आवश्यकता को तो प्रमुख रूप से रखेगा। ठीक है, यानी अपने निर्णयों में वो आत्मनिर्भर होता है, तो बिल्कुल सही है। जो उसने डिसीजन ले लिया उस पर वो बिल्कुल काबिज रहता है, बिल्कुल वह टिका रहता है, निर्भर रहता है। तो ये ऑप्शन आपके लिए सही होगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। देखिए, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन का चरण आता है, प्रतिक्रिया चयन का चरण आता है, श्रेणीकरण का चयन आता है, पूर्व प्रक्रमण, इन चरणों का सही क्रम। ठीक है, देखिए अब इसमें करना क्या है? इसमें मिलान करना है, ग घ भ। ठीक, कौन सा सीरीज सही है ये चीजें आपको देखनी है। ये कह रहा है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण देखा जाता है? सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में कौन सा चरण देखा जाता है? ठीक है, पहला क्या कह रहा है? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, यानी चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में
हम अगर देखें तो इसमें पूर्व प्रक्रमण सबसे पहले आता है। यानी ये चीजें क्या होती हैं, टी, हाँ ठीक है। ठीक, देखिए इसमें कह क्या रहा है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण आता है? तो चरण ये जो ऑप्शन है आपका, वह पहला ऑप्शन के रूप में अगर देखा जाए तो पूर्व प्रक्रमण पहले आएगा। ये पूर्व प्रक्रमण, पूर्व प्रक्रम, इसको हम कह लें ये पहले पे जाएगा। पूर्व प्रक्रम पहले पे आएगा। दूसरे पे क्या आएगा? श्रेणी आएगा, श्रेणी आएगा। तीसरा क्या आएगा? प्रतिक्रिया, चयन आएगा। और चौथा क्या आएगा? तो चौथा आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आएगा। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आएगा। ठीक, यानी यह आपका सही उत्तर होगा। सही उत्तर में जब हम सूचना, यदि चिंतन के सूचना प्रक्रमण, अगर हमें कहीं चिंतन करना है उसके सूचना प्रक्रमण में, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पूर्व प्रक्रम पर बल देते हैं। पूर्व प्रक्रम जो हमारा होता है सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। फिर श्रेणीकरण पर बल देते हैं। श्रेणीकरण क्या चीज होता है? फिर हमें प्रतिक्रिया चयन पर बल देना होगा, प्रतिक्रिया का चयन कैसे किया जाए, फिर प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन कैसे किया जाए। ठीक है, अब देखिए प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन हर हाल में सबसे अंतिम पायदान होना चाहिए। आप इससे भी दिमाग लगा सकते हैं, इससे भी चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रतिक्रिया का जो क्रियान्वयन है वो सबसे पहले होना चाहिए, प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन। ठीक, यानी ये हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। वो क्यों लास्ट ऑप्शन होगा भैया? प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन इसलिए लास्ट ऑप्शन होगा कि हम चीजों को पहले बनाते हैं, फिर उसको व्यवस्थित करते हैं, फिर चयन करते हैं और क्रियान्वयन यानी कार्यों को सबसे लास्ट में करते हैं। तो क्रियान्वयन करने का काम सबसे लास्ट में होता है। इसके बाद चयन, उसके पहले चयन का काम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चयन का काम हमने कर लिया। ठीक, यानी ये क्या है? का वाला लास्ट में है। फिर खा क्या आ गया? प्रतिक्रिया चयन आ जाएगा। फिर आपका गा आ जाएगा, श्रेणीकरण आ जाएगा। और फिर जो है ये घा आएगा आपका पूर्व प्रक्रम। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही है। यानी केवल एक, जब जहां इस तरह के प्रश्न मिलते हैं वहां पे हमें ध्यान क्या देना होगा? चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प जो आपको सटीक आता हो सबसे पहले उसका चयन कर लीजिए। जैसे हमने चयन कर लिया प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ठीक है, कई दृष्टिकोण से हमने सोचा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। अब प्रतिक्रिया क्रियान्वयन लास्ट है तो ठीक है, काल अंतिम है। अब लेकिन तीनों में काम मिल गया हमें, तो फिर अब हमें ध्यान क्या देना होगा? दूसरे ऑप्शन पर देना होगा कि दूसरा ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो क्रियान्वयन के पहले चयन होता है, नियम को चयन करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद उस नियम को लागू करते हैं। ठीक है, तो लागू तो कर दिया, ये लास्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन जब ये लास्ट ऑप्शन तीनों में मिल गया हमें, तो उसके पहले हमें जानना होगा उसका पहला क्या कहता है कि चयन करना है। अब चयन देख लें किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन मिल गए। अब इसके पहले क्या कर रहा है? श्रेणी की बात कर रहा है, तो श्रेणी की बात यानी कि ये गा वाला ऑप्शन ले लेते हैं, तो गा इसमें आ गया। इसका मतलब यही उत्तर आपका राइट है, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम कई दृष्टिकोण से किसी ऑप्शन को देख के सोचते हैं, फिर जो है चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका,
ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यता पाई जाती है किसमें, औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि सीखने संबंधी निर्योग्यता किसमें पाई जाती है। ठीक, सीखने संबंधी निर्योग्यता किसमें पाई जाती है, यानी सीखने संबंधी निर्योग्यता यानी अगर हम कोई चीज सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो जब हम चीजों को सीखते हैं तो उस दौरान हमें निर्योग्यता का मतलब क्या होता है, अक्षमता। ठीक है, अक्षमता की हम बात कर रहे हैं, तो अक्षमता की जब बात कर रहे हैं तो अक्षमता किस में होगी भाई, अब निर्योग्यता शब्द नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आप अक्षमता को ले लीजिए। ठीक है, सीखने संबंधी अक्षमता किसमें, औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। क्यों भाई बच्चे में, ऐसे बच्चों में क्यों पाई जाएगी, ये तो औसत से श्रेष्ठ है ही है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा कहता है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, ये भी गलत है, इसमें जेंडर का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, तीसरा कहता है कि अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण में रहते हैं, तो ये भी गलत है, शहरी और ग्रामीण से कोई मतलब नहीं है इसमें। और डी क्या, अब ऑटोमेटिक डी सही हो गया, आपको पढ़ने और खोजने की जरूरत ही नहीं है, जब तीन ऑप्शन हमारे गलत निकल गए तो चौथा ऑप्शन ऑलरेडी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है। देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होगा, जब तक हम इन्हें ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है हम सही उत्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, ऑप्शन क्या करें, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि मोहन को पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। चौथा कहता है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, प्रश्न कहता क्या है, देखिए मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से उत्तर ना मिलने पर मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। यानी मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न, और अभी मैंने बहुत जल्दी ही प्रश्न का डिटेल आपको एक वीडियो में दिया था। एक वीडियो ऐसा मेरा एक सेशन था जिसमें पूरी तरह से इस प्रश्न के जवाब हैं। चलिए मैं उस वीडियो को भी बता दूंगा। पहले प्रश्न करिए कि मोनिका क्या है, महिला है, उसने किसी महिला से कोई प्रश्न पूछा। अब महिला प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई तो वह प्रश्न किसी पुरुष से पूछ लिया। अब जब पुरुष प्रश्न देने के लिए संघर्ष कर रहा है तो तुरंत वो बदल गई। तुरंत क्यों बदली, यानी अब वह अपने शब्द को बदलने लगी कि कहीं मोहन उसके प्रश्नों का उत्तर ना दे दे। अब जब वह ऐसा सोच रही है, क्यों ऐसा सोच रही है, क्योंकि उसने पहले किसी महिला से पूछी थी और महिला चूंकि वो भी है और महिला से प्रश्न पूछा था, महिला ने उत्तर नहीं दे पाया, तो वो ये सोच रही है कि पुरुष भी उत्तर ना दे पाए। इस तरह के दिमाग उसमें आया, इस तरह की सोच उसमें आई, इसलिए वो अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलने लगी। मीन्स क्या कहला रहा है ये कहला रहा है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है।
राइट। यानी ये क्या है, लैंगिक रूढ़वादिता, जो मैंने टॉपिक दिया था उसी से संबंधित ये प्रश्न है। यानी वह लैंगिक रूढ़वादिता को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, वो महिला का पक्ष ले रही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने के लिए आकलन। भाई एक प्रश्न बहुत ही इसमें से जरूरी है आना, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, प्रश्न अनिवार्य रूप से इसमें से जरूर आता है, ये आप समझिए। ठीक है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से क्या ध्यान रखता है, सिवाय, यानी सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से किसके सिवा ध्यान रखता है, यानी इनमें से कोई एक है जिसको वो ध्यान रखता है, बाकी तीन के सिवा। ठीक, आप ऐसे ही सोचेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। सीटेड ये क्या रहा है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय, यानी कोई एक ऑप्शन सही है उस, यानी तीनों के सिवा उसी का वो ध्यान रखता है। ठीक, विद्यार्थियों की क्षमताएं, दूसरा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, तीसरा विद्यार्थियों की त्रुटियां, चौथा विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। देखिए, सीखने के लिए आकलन क्या ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की क्षमता, विद्यार्थियों की आवश्यकता, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैली। तो भाई ये कह रहा कि सीखने के लिए जो आकलन की प्रक्रिया है वो ध्यान रखता है क्या, विद्यार्थियों की क्षमता? नहीं, विद्यार्थियों की क्षमता क्यों ध्यान रखेगा, विद्यार्थियों की आवश्यकता, चलिए थोड़ी देर के लिए हम देख लेते हैं, इसके अगला ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियां, नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है भाई, विद्यार्थियों की त्रुटियों से क्या मतलब होगा सीखने के लिए आकलन। ठीक है, विद्यार्थियों की अधिगम शैली, अधिगम शैली से क्या मतलब है, कौन किस शैली में सीख रहा है, इससे अधिगम आपके आकलन से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब सही क्या है, सही है विद्यार्थियों की आवश्यकता। यानी सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय किसके सिवाय, विद्यार्थियों की आवश्यकता के सिवाय। यानी जब बच्चा सीखने के लिए आकलन करता है, अब सीखने के लिए आकलन आप समझ जाइए क्या है, क्या प्रश्न जरूर आता है गाइस, इस टॉपिक से, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर देखता है। ठीक है, ये क्या रहा है कि सीखने के लिए आकलन ध्यान रखता है जब बच्चा सीखने के लिए आकलन करता है, आकलन मीन्स मूल्यांकन करता है, ये सोचता है कि मैं सीख रहा हूं, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सीखने का आकलन करता है, मूल्यांकन करता है, तो उस दौरान वो किन किन चीजों को ध्यान में रखता है, क्षमता, भाई स्वाभाविक है क्षमता का तो ध्यान रखेगा ही, कि ये क्षमता होनी चाहिए आपको, जो आप सीख रहे हैं उसकी क्षमता कैपेसिटी है कि नहीं है, ये ध्यान रखा जाता है। ठीक है, दूसरा विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की त्रुटियां, भाई किस क्षेत्र में वो त्रुटि कर रहा है, आकलन हम कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हमें उसकी त्रुटियों, उसके एरर पे भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। ठीक है, आखिर हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, किसी और शैली से पढ़ा रहे हैं, बच्चा किसी और शैली से सीख रहा पढ़ रहा है, तो सीखने की अधिगम शैलियों को पे भी हमें ध्यान रखना होगा। तो यानी इन तीन चीजों के लिए जरूरी है, सिवाय किसके, विद्यार्थियों की आवश्यकता के। विद्यार्थियों की आवश्यकता से क्या मतलब है भैया, हम किसी व्यक्ति के सीखने का आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हम उनकी आवश्यकता को ज्यादा ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला है, एक समान जुड़वा भाइयों में एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया गया, दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धिलब्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। यानी 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, अब उन बच्चों में अगर हम बात करें, एक को किसी अमीर व्यक्ति ने गोद ले लिया, सामाजिक रूप से भी आर्थिक रूप से भी जो अमीर व्यक्ति था उसने गोद ले लिया, दूसरे को भी किसी निर्धन गरीब बच्चे ने गोद ले लिया, परिवार ने गोद ले लिया। ठीक है, अब 1 वर्ष बाद अगर हम किसी व्यक्ति की बुद्धिलब्धांक के बारे में पता लगाएं तो हमें किन चीजों में सर्वाधिक संभावना हो सकती है, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। भाई ऐसा कैसे है,
एक की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है और दूसरे की नहीं अच्छी है, तो दोनों में समान अंतर कैसे हो, समानता कैसे देखी जाएगी, नहीं देखी जा सकती। तो दोनों के अंक प्राप्त करेंगे, समान रूप से प्राप्त करेंगे, नहीं प्राप्त करेंगे। दूसरा कहता है कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऐसा कैसे? जैसे सुविधा ही ना कोई मिले, वो ज्यादा नंबर कैसे ला सकता है। ठीक। तीसरा कहता है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ठीक है। अगला क्या कहता है कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए, यानी ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि दो परिवार, दो बच्चे हैं, एक को सामाजिक आर्थिक अमीर वाला व्यक्ति ने गोद ले लिया, दूसरे को गरीब व्यक्ति। इसका मतलब है कि जब हम उसके बुद्धि लब्धांक की बात करते हैं तो इसमें सामाजिक आर्थिक स्तर का कोई महत्व नहीं होता भाई। अब ऐसा नहीं, जैसे दिया ना ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक स्तर का बुद्धिलब्धि को किसी भी प्रकार से वो प्रभावित नहीं करता। ठीक। यानी ऑप्शन सही क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बुद्धि लब्धि या बुद्धि लब्धांक को कोई सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक, दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। क्या कहता है कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है दौड़ना? नहीं। दौड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल क्या हो सकता है भैया? है ना, दौड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं हो सकता है। दूसरा क्या ऑप्शन कहता है? दूसरा कहता है लिखना। लिखना यानी एक प्रकार से कुछ माना जा सकता है लिखना। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं चढ़ना। चढ़ना भी कोई गतिक कौशल के रूप में नहीं देखा जाता है। और अगला है फुदकना, यानी यह भी गतिक कौशल के रूप में नहीं देखा जाएगा। देखिए, ये दौड़ना, ये चढ़ना, ये फुदकना, ये तीनों भैया आपके शारीरिक कौशल हैं, शारीरिक गतिक कौशल हैं। शारीरिक, ठीक है, ये फिजिकली है, दौड़ना, चढ़ना, फुदकना। जबकि लिखना क्या है? लिखना आपका सूक्ष्म गतिक कौशल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? शैक्षिक निहितार्थ की बात की जा रही है। वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञानात्मक विकास है उसकी बात की जा रही है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है उसके निहितार्थ, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। ठीक। दूसरा, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना। तीसरा, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धांक से कम होता है। चौथा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। देखिए, ये कह क्या रहा है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, यह भी गलत है। व्यक्तिगत रूप से हम उसको असाइनमेंट क्यों देंगे भैया? असाइनमेंट तो सामूहिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से हम असाइनमेंट क्यों देंगे? ठीक। यानी देखिए, दूसरा क्या कहता है कि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना। भाई ऐसा कैसे है? एक शिक्षक के नाते तो आपका यह दायित्व तो बनता है कि कठिन सवालों में बच्चों का सहयोग अवश्य करें। तीसरा, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धांक कम होता है। भाई ये भी आपका गलत है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यानी सहयोगात्मक समस्या समाधान, दिस इज राइट आंसर। सहयोगात्मक समस्या समाधान यह जो है सही आंसर है। क्यों सही आंसर है?
भाई वाइगोत्स्की ने कहा कि ज्ञान बाह्य वातावरण में तथा सहयोग में ही होता है। भाई समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो बाह्य वातावरण और सहयोग, इन दोनों के आधार पर ही बच्चे में सीखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? किशोर का खाली स्थान है अनुभव कर सकते हैं। किसका? किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तीसरा, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का अनुभव कर सकते हैं। तीसरा, आत्मसिद्धि के भाव का अनुभव कर सकते हैं। और चौथा, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, किशोर एडोलसेंस की बात की रही है, अवस्थाओं में, किशोरावस्था के संदर्भ में है, किशोरावस्था से ये टॉपिक बनाया गया है। ठीक है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार हो सकते हैं। किशोर हैं तो स्वाभाविक है कि हम दुश्चिंता जो हमारी होती है, जो हम चिंतित होते हैं, या हम स्वयं के बारे में तो जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर है। दूसरा क्या कहता है? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को, भाई बचपन में अपराध हुआ था कोई, उसका डर का भाव अभी तक क्यों रहेगा? बचपन की चीजें अभी तक याद नहीं रहती तो उसके डर के भाव को कैसे हम याद करेंगे? तो ये भी नहीं चाहिए। आत्मसिद्धि के भाव को, भाई आत्मसिद्धि किशोरावस्था है तो आत्मसिद्धि कहां मिल जाएगी अभी उसको? ठीक है, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव को, तो ये भी गलत है। इसका मतलब सही क्या है? दुश्चिंता और स्वयं सरोकार होकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। देखिए, अगर कोई शारीरिक रूप से सक्षम बच्चा है तो उसे किस तरह की समस्या हो सकती है? अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना, एकदम शांति से, समझदारी से उत्तर दीजिए। देखिए, शारीरिक फिजिकली रूप से कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई विकलांग बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है ना? विकलांग बच्चे को हम दिव्यांग बच्चा कहते हैं। ठीक है, तो उसको कौन सी समस्या हो सकती है? डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। अब आप केवल आंसर पे चले जाइए, विकल्प पे चले जाइए, विकल्प क्या कहता है। ठीक, यानी इसमें जिसका उत्तर आ रहा है, जिसका अर्थ आपको समझ में आता है, पहले उसको निकाल दीजिए। कैलकुलिया, ये क्या है? गणितीय विकार है। इसका शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यता होता है, यानी गणितीय विकार होता है? बिल्कुल। ठीक है, डिस्थीमिया नहीं समझ में, छोड़ दीजिए उसको। डिसलेक्सिया, ये क्या है? पठन है, तो इसका मतलब है, इसको भी निकाल दीजिए। ठीक, अब बचता है दो ऑप्शन। दो ऑप्शन क्या है? दो ऑप्शन है आपका डिस्थीमिया और डिसग्राफिया। ठीक है, अब इसमें से सही उत्तर देना है। आखिर सही उत्तर क्या होगा? दिमाग लगाइए। यानी अगर शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, ठीक, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, तो क्या होता है? यानी लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है? ग्राफिया। इसमें क्या होता है? लेखन व समझने में समस्या होना। ठीक है, लेखन व समझने में समस्या होना, वो क्या करता है? डिसग्राफिया कहलाता है, और सही उत्तर यही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन क्या है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं की प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ये क्या है? यानी आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। पुनर्बलन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में दे रहे हैं, आंशिक रूप से दे रहे हैं। ठीक है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया गया जा सकता, यह भी गलत है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, यह भी गलत है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ये दिस इज राइट आंसर, डी है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। पुनर्बलन में प्राय ये माना जाता है कि हम बच्चे को आंशिक पुनर्बलन का प्रयोग करें। आंशिक पुनर्बलन होता क्या है? आंशिक पुनर्बलन का मतलब है कि खंडों खंडों में हम पुनर्बलन दें। ठीक है। यानी सतत लगातार पुनर्बलन, भाई किसी व्यक्ति को लगातार पुनर्बलन देंगे आप तो वह उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना आंशिक रूप से होगा, अंश के आधार पर होगा, खंड के आधार पर होगा। ठीक है। चलिए अगला है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? क्या कहता है? अनुशासित स्वभाव? नहीं भाई, अनुशासित स्वभाव का ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है। और की अपेक्षा देखें, प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव विवृत्ति, ठीक है, थोड़ा सा सही हो सकता है। परीक्षण करने की प्रवृत्ति, परीक्षण करने की भी प्रवृत्ति थोड़ी सी सही हो सकती है। स्मृति नहीं। तो हमें दो चीजें मिल गई, दो चीजें तो हम निकाल दें, अनुशासित स्वभाव इसको भी हम निकाल दें और स्मृति इसको भी निकाल दें। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा। दो ऑप्शन क्या बचा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति और परीक्षण करने की प्रवृत्ति। तो अब इन दोनों में सबसे सटीक कौन सा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति? नहीं भैया, परीक्षण करने से कोई मतलब नहीं है शिक्षक का। यहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, मेरा प्रश्न सॉल्व करवाने का मतलब हम आपको एक मेथड दे रहे हैं कि किस तरह से हमें उत्तर का चयन करना है। ठीक है। मेन मकसद हमारा ये बताना कि हम किस दृष्टिकोण से सोचेंगे कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है, या हमारा उत्तर कैसे सही हो सकता है, इसके लिए हमें कौन कौन से दृष्टिकोण से सोचना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है यह है कि, अब अंतः विषयी अनुदेशन का सबसे ज्यादा लाभ क्या है? पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलापन करना। यानी अगर हम बात करें ये पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति देना, तो नहीं, अंतः विषयी अन्वेषण नहीं है ये। अंतः विषयी अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब सकते हैं सीखना, यानी अनुदेशन है ये किसी भी प्रकार का अन्वेषण। पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों की लचीलेपन की कोई बातें नहीं हो सकती। दूसरा, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुसंदों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाएं, तो ठीक है, थोड़ा सा लिया जा सकता है। क्या सही है? मान लीजिए इसको। ठीक है। अगला कहता है, प्रकरण की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों की अभिभूत होने की संभावना कम होगी, ये भी गलत है। अगला है, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने में कम संभावना होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा बी होगा। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुशब्दों में अनुप्रयोग करने, ये बहुशब्दों नहीं, बहुशब्दों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाए। भाई किसी विद्यार्थी को जो कुछ सीख लिया है उसको हम बहुत से सारे शब्दों में, एक शब्द से अनेक शब्द, बहुशब्दों में उसका प्रयोग करवाएं तथा सामान्यकृत करने की हम बात करें। ठीक है। अगला प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। क्या कह रहा है? वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास और नैपुण्यता अभिविन्यास
तो आप बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें। यानी ये कह क्या रहा है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होगा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होगा। निष्पादन परिहार, परिहार नहीं हो सकता, ठीक है, कार्य परिहार भी नहीं हो सकता। नैपुण्यता अभिविन्यास यानी निपुण होना की बात किया जा रहा है यहाँ पर, और ये निष्पादन उपागम यानी परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, ठीक है, परफॉर्मेंस की बात। तो राइट आंसर हमारी सबसे निष्पादन उपागम अभिविन्यास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा अगर वो प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, परफॉर्मेंस उपागम का वो प्रयोग कर रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है, यानी प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। क्या मजेदार बना सकता है भाई? सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, मुक्त खेल के लिए समय देना। देखिए यहां कह रहा कि शिक्षक के अलावा और भी, जैसे अगर शिक्षक की बात को छोड़ दीजिए, इसके अलावा परिवार का कोई सदस्य है, मेंबर है, माता पिता भाई बहन है, तो उन्हें बच्चों को समस्या समाधान को करते समय क्या करना चाहिए, किससे उसे और मजेदार कैसे आप बता सकते हैं। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराया जाए, नहीं। देखिए अब ये 2-3 प्रश्न, ये भी ठीक है, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है कि बच्चे में सृजनात्मक क्षमता का विकास हो सके। दूसरा क्या था, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी पूर्णता की अपेक्षा, ये भी सही लग रहा है। तीसरा कहता है कि मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, नहीं, ये भी सही नहीं है। मुक्त खेल के लिए समय देना, नहीं, ये भी सही। यानी 2 ऑप्शन आपके पास सही है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराया जाए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा तो उनको परिपूर्णता की अपेक्षा कर। देखिए माता पिता गार्जियन के लिए आवश्यक है कि अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो आप जो है उससे ये अपेक्षा करें कि वह कार्य पूर्णता की तरफ ले जाए, ठीक है। यानी आंसर बी, जब विद्यार्थी स्वयं कोई कार्य करने की कोशिश करता है तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना ये मजेदार बना सकता है। कि देखते हैं आप इसका अंत कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? भैया मैंने पढ़ाया है, एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। भाषा में यानी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? कौन उत्तर देगा इसमें? कमेंट करके बता दीजिए आप। यानी इसका उत्तर हम अभी नहीं बताएंगे, आपको कमेंट करके बताना है। रूपिम क्या है, स्वनिम क्या है, संकेत प्रयोग विज्ञान क्या है, वाक्य विन्यास क्या है, शब्द विन्यास क्या है, प्रैग्माटिज्म क्या है, ये सारी चीजें मैंने बताई है, वीडियो दिया है मैंने भाषा में, ठीक है। भाषा जब पढ़ाया था लैंग्वेज डेवलपमेंट तो उस दौरान मैंने ये बताया था, रूपिम किसे कहते हैं, स्वनिम किसे कहते हैं, संकेत प्रयोग विज्ञान किसे कहते हैं, वाक विन्यास किसे कहते हैं, शब्द विन्यास किसे कहते हैं, प्रैग्माटिज्म किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने बताई है। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके दीजिए। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? रूपिम, ठीक है। क्या कहते हैं? रूपिम कहते हैं, रूप विन्यास जिसको हम कहते हैं। सबसे छोटी यानी अर्थ व्यक्त करने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? रूप विन्यास कहते हैं, ठीक है। चलिए जितने लोगों ने रूप विन्यास माना समझ रहे होंगे, मान रहे होंगे, वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में निहितार्थ देता है सिवाय, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत सिवाय एक के
अन्य में निहितार्थ दे रहा है क्या? विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। दूसरा, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। तीसरा, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। चौथा, विषयों को विभिन्न तरीकों में प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से कर सकता है सिवाय, देखिए, विविध तरीकों से सीखने के लिए आकलन किया जा सकता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत इसके सिवा करता है तो नहीं। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, ये भी नहीं। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जा सकता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी नहीं। तो राइट आंसर सी होगा आपका। देखिए क्या कह रहा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, अब बुद्धि के अंतर्गत है ये बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धि के अंतर्गत प्रश्न आता है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित के सिवाय निहितार्थ है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता नहीं। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जा सकता। भैया जब प्रश्न ना समझ में आए, जब उसका उत्तर ना मिले, तो हम कई तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। इसमें यह भी देख सकते हैं कभी कभी कि 4 विकल्प दिया हुआ है, उसमें से एक विकल्प 3-4 लाइन यानी अन्य चारों विकल्पों से बहुत बड़ा है, अन्य तीनों विकल्पों से बहुत बड़ा है, तो आखिर उसको बड़ा देने का क्या रीजन है? जब प्रश्न के उत्तर सटीक नहीं मिलते तो उस बेस पे भी हम उसको चयन कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये सी बुद्धि प्रक्रमण प्रक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, ये सही मान लेंगे। 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, चौथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, डी बाह्य कारक। यानी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए, यानी कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। मोटिवेशन से संबंधित ये प्रश्न है, मोटिवेशन टॉपिक से लिया गया ये प्रश्न है, ठीक है। अभिप्रेरणा जिसको हम कहते हैं, तो असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा नहीं, ये भी नहीं होगा। असफलता से बचने के लिए हम क्यों मोटिव लेंगे भैया? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, ये भी नहीं है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ठीक है, ये कुछ देर के लिए हो सकता है, और बाह्य कारक ये नहीं, ठीक है। सी आंसर सही है। क्या कह रहा है कि सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित, कौन अधिकतम रूप से प्रेरित करता है भैया? हम क्या करते हैं कि जहां हमको संतुष्टि मिलती है, जहां से हम सेटिस्फाई होते हैं, वही सीखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अभिप्रेरित करेगा। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में अगर व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है तो हम अक्सर उसी से अभिप्रेरित होते हैं। देखिए, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, उच्च मध्यम कम से कम पूर्ण। चलिए इसका उत्तर दीजिए। बुद्धि लब्धांक, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, मध्यम रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, कम से कम में शैक्षणिक रूप से निष्पादन में संबंधित होता है, या पूर्ण रूप से। तो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, ठीक है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। यानी अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न कहता है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है।
उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी बच्चे की बुद्धिलब्धि निकालते हैं, आईक्यू निकालते हैं, तो आईक्यू का एक सूत्र होता है। ठीक है, किसका सूत्र है? आईक्यू का सूत्र है। ठीक, आईक्यू का सूत्र क्या है? यानी आईक्यू MA अपान CA क्रॉस 100, ये सूत्र होता है। यानी ये मानसिक आयु हो गया, ये वास्तविक आयु हो गया। ठीक है, अब मानसिक आयु क्या कहता है? 16 वर्षीय बच्चे का बुद्धिलब्धि परीक्षण पे 75 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, उसकी मानसिक आयु ज्ञात कर। देखिए, यानी इसने पहले कह दिया कि आईक्यू कितनी है, आईक्यू उसकी, यानी आईक्यू बराबर 75 है। ठीक है, अब आईक्यू बराबर 75 हो गया। कितने वर्ष का बच्चा है, यानी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, वास्तविक आयु क्या है? तो CA बराबर 16 वर्ष। हमें MA पता लगाना है, यानी क्या पता लगाना है? MA पता लगाना है। तो अब आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 75 बराबर 16 गुणे 100। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी अब क्या होगा, यानी देखिए 75, ठीक है, MA, यानी आपको मेंटल एज निकालनी है। वास्तविक आयु आपको पता है, उसकी आईक्यू भी पता है कि 75 आईक्यू का बच्चा है। ठीक, जब 75 आयु का बच्चा है, इसका मतलब हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, 75 गुणे 16 बटा 100 कर दें। देखिए 75 गुणे 16 अपान 100 कर लीजिए। ठीक है, इसके आधार पे निकाल लीजिए तो कितना आएगा, 12 वर्ष आएगा। कैसे आएगा? 25 चौकुआ 100, 25 बचे, 25 3 75, ठीक, 4 चौक 16, 3 गुणे 4, यानी 12 वर्ष। क्लियर हो गया? कितना आया? ये 12 वर्ष उत्तर आएगा। उत्तर क्या है इसमें? 12 वर्ष राइट है। कोई दिक्कत? बस केवल आप फार्मूला रख लीजिए, फार्मूले पे पूरे प्रश्न को उठा के रख दीजिए। आईक्यू 75 है, MA यही पूछा हुआ है, CA आपका 16 वर्ष है। अब इसको सीधे सीधे आप सॉल्व कर दीजिए। सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो 75 गुणे 16 बटा 100 कर दीजिए। 25 चौकवा 100, 25 तिया 75, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 4 गुणे 3 बराबर 12 वर्ष। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जरूर होना चाहिए। क्या जरूर होना चाहिए भैया? जब विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो हम बनाते हैं उस दौरान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चयन करते समय हमें जरूर देना, अन्य शिक्षकों या समावेशन को, विद्यार्थियों समावेशन को, अभिभावकों समावेशन को, विद्यार्थियों बहिष्कार को। देखिए प्रायः जब हम पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं तो पोर्टफोलियो के निर्माण में सामग्री का जब चयन किया जाता है तो विद्यार्थियों के समावेशन, विद्यार्थियों का समावेशन हमें ध्यान में रखना होगा। विद्यार्थियों का समावेशन, अब समावेशन आप समझ रहे होंगे, समावेशन से संबंधित प्रश्न है। समावेशन यानी सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ बैठा के शिक्षा व्यवस्था देना समावेशन कहलाता है। तो पोर्टफोलियो बना रहे हैं हम, पोर्टफोलियो के लिए जब सामग्री का चयन करते हैं तो हम ऐसे विद्यार्थियों यानी समावेशी विद्यार्थियों के बारे में हम जरूर सोचते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
सफल समावेशन को निम्नलिखित आवश्यकता होती है सिवाय, यानी कोई सफल समावेशन करना है तो किसके सिवा आवश्यकता होती है? संवेदनशील बनने के सिवा, पृथक्करण बनने के सिवा, या अभिभावकों की भागीदारी के सिवा, या क्षमता संवर्धन के सिवा। देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सफल समावेशन निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है सिवाय? संवेदनशील बनाना नहीं, पृथक्करण करना, अभिभावकों की भागीदारी करना नहीं, कोई मतलब नहीं, क्षमता संवर्धन नहीं, ये भी। तो पृथक्करण सही होगा। जब हम सफल समावेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यकता है किसके? संवेदनशील बनाने की, ठीक है, अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की, क्षमता संवर्धन की, इनकी आवश्यकता पड़ती है। पृथक्करण की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? भैया लैंगिक विभेद से प्रश्न है। लिंग भेदभाव से बचने के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार को अधिसंज्ञान करना, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। डी, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। नहीं, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचना है तो आपको क्या करना होगा? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना कि ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, इसका संज्ञान लेना आवश्यक है, ठीक है, तभी हम लिंग भेदभाव से बच सकते हैं। सही, चलिए आगे चलते हैं। अगला हिस्सा, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? देखिए ये क्या कह रहा है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? या हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित कर सकता है, दूसरा, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, तीसरा, या हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, चौथा, या सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। तो पहला आंसर सही होगा। पहला आंसर क्या कहता है कि यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। शैक्षणिक क्षेत्र यानी को कैरिकुलम, को एजुकेशन, को कैरिकुलम, जो ये चीजें चलती हैं, इसका मतलब क्या है कि हम हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करना चाहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इसका, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो आपको जानना होगा कि आखिर ये वंचित बालक किसे कहते हैं, अपवंचना किसे कहते हैं। अपवंचना यानी वह परिवार, वह बच्चा, वह बालक जो किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित हो, उसे अपवंचित बालक कहते हैं, वंचित बालक कहते हैं, उसे लाभ ना मिलता, ठीक है। तो अगर आगे निम्नलिखित में से नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा सर्वाधिक तरीका उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, चौथा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए दिन प्रतिदिन 5 रुपए देना। देखिए ये कह क्या रहा है भैया? ये कह रहा है कि अगर हमें अपवंचित बच्चों को प्रोत्साहित करना है नियमित उपस्थिति के लिए तो हमें क्या करना होगा? सबसे बढ़िया है कि हम ना तो हमें पैसे देने की आवश्यकता है, ना तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो प्रतिदिन बच्चों को लेके आए, और ना ही कोई दंडनीय अपराध बनाने की आवश्यकता है, बल्कि आवश्यकता क्या है? आवासीय विद्यालय खोल दिया जाए। आवासीय विद्यालय खोल दिया जाए तो प्रायः जो वंचित बालक हैं, जो अपवंचित बालक हैं,
उन्हें इसका लाभ अवश्य मिलेगा, उन्हें इनकी नियमित उपस्थिति अवश्य। ठीक है, तो ये आज का सेशन 30 प्रश्नों का एक सेट मैंने लाया, और 30 प्रश्नों का एक सेट लाने का मतलब मेरा बस यही था कि मैं आपको यह बताऊं कि हम प्रश्नों का चयन, प्रश्नों के उत्तर का चयन कैसे करते हैं। ठीक है, मेन मकसद यही था हमारा कि हम उसका उत्तर किन किन क्षेत्रों में जाके चयन करें। एक आध दो प्रैक्टिस सेट और मैं ले आऊंगा प्रीवियस ईयर के, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से ये अवगत करवा दूंगा कि हमें जब प्रश्न का चयन करना है किन क्षेत्रों में जाना होगा और किन क्षेत्रों में जाके हमें प्रश्न का चयन करना होगा, प्रश्न के उत्तर का चयन करना होगा, जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।